ओके बच्चों, सो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर। किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, कैसे हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेट्स स्टडी इट्स वेरी वेरी सीरियसली। चलो बच्चे, देखिए, जैसे कोई एक एलिमेंट्री वर्ड यूज नहीं करेंगे, कोई भी एक साधारण सी आर्बिट्रेरी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, हाइपोथेटिकल। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास रिएक्टेंट साइड दो मेंबर हैं, ए और बी, एंड दे आर फॉर्मिंग से टू प्रोडक्ट्स विच आर सी एंड डी। तो इसका ऑर्डर बताइए, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, क्या होता है ऑर्डर। देखो ऑर्डर क्या होता है। क्या होता है बच्चों कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, ऑर्डर हमें बताता है कि उस रेट का इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन से क्या लेना देना है। मतलब ये हुआ कि जैसे ए और बी का कुछ आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया, फिर कंसंट्रेशन बदल के कुछ और कर दिया, तो रेट में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, या कितना फर्क पड़ा। कई बार ऐसा भी होता है कि से वी आर हैविंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सो से इनिशियली वी आर हैविंग बोथ ए बी एज वेल एज सी एंड डी, ऑल फोर। सो हमने क्या किया कि शुरू से ही ये चारों ही ले लिए। अब ये चारों ले लिए, अब क्या है कि शुरुआत में कुछ कंसंट्रेशन लिया, फिर बदल दिया चारों का, तो क्या रिएक्शन के रेट पर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि मान लीजिए आपने शुरू में ए और बी ही लिया, लेकिन द मोमेंट यू आर स्टार्टिंग द रिएक्शन, सो ग्रेजुअली सी एंड डी ऑल्सो फॉर्म्स। तो सी और डी का कंसंट्रेशन बदलने से भी जो रेट है वो बदलती है। कई बार बदलती, कई बार नहीं भी बदलती है। तो अगर एक बेसिक सा स्टेटमेंट पूछा जाए कि ऑर्डर का मतलब क्या है, क्या होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर की डेफिनेशन कैसे देंगे, ये ऑर्डर करता क्या है, ऑर्डर का फंक्शन क्या है। डेफिनेशन तो कई बार थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा इसके लिए वर्ड। फंक्शन क्या है ऑर्डर का, रोल क्या है। देखो रोल क्या है, रोल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का काम क्या है, क्या काम है भाई। इसकी डेफिनेशन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि होती ही नहीं है। इसकी डेफिनेशन कुछ फिक्स होती नहीं है, तो क्या डेफिनेशन दे दें। इसका काम जरूर फिक्स होता है। तो रोल ऑफ ऑर्डर क्या है, इट कैसे बताएं, इट टेल्स अबाउट dependence of rate of reaction, dependence of rate of reaction over एक्टिव मास। बच्चों वर्ड थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ओवर एक्टिव मास या मासेस कह लीजिए। एक्टिव मासेस बच्चों तीन तरह से लिखे जाते हैं, आपको याद होगा। फर्स्ट वी कैन राइट इट एज कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, है ना। कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, तीनों में से कोई भी यूज करेंगे तो ऑल आर एक्टिव मासेस। सो इट टेल्स अबाउट डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ओवर एक्टिव मासेस। अच्छा, ये तो हो गया इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब सोचिए कि अगर ये ऑर्डर जो है ये हमें बता दे कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन के चेंज होने से कैसे चेंज होगी, तो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है केमिकल रिएक्शन के लिए। तो अगर कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए कि घुमाए और पता चल जाए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो और बढ़िया बात हो जाए। लेकिन ये बड़ी समस्या है। ऑर्डर कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड करना है। तो बच्चों ऑर्डर के बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या हमें याद रखनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर
of a reaction cannot be calculated. Please remember, cannot be calculated just by watching the reaction. Just by watching the reaction. Until and unless it is an elementary reaction. It is an elementary reaction. देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई। क्या लिखा है? किसी भी रिएक्शन की शक्ल देख के नहीं बता सकते, उसके चेहरे पे नहीं लिखा है कि मेरा ऑर्डर इतना है, मेरा ऑर्डर इतना है, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके चेहरे पे लिखा रहता है। देखें भाई, एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री के ऑर्डर में क्या फर्क है, किसके चेहरे पर लिखा है, किसके पे नहीं लिखा है। देखो, तो जैसे अपनी अभी ये जो रिएक्शन दे रखी थी, A प्लस बी, दिस गिव्स C प्लस D, तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इफ नॉट एलिमेंट्री, तो जो अभी देखे कि भाई जो रेट है, वो रेट क्या होती है, कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंडेंट है, ये हमें ऑर्डर बताती है। तो अगर ये एलिमेंट्री नहीं है तो देखो इसका रेट कैसे कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि जो R है, से दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर B क्यूब। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल मैं आपको तरीके बता रहा हूं। C टू द पावर -1, D टू द पावर -2, या मान लीजिए फिर उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक के आ जाएगा, तब लिखेंगे A2 B3 C टू द पावर -1 D टू द पावर -2। अच्छा, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई कहे कि सर ये तो इस तरह का होता है इसका के, सर 1 प्लस A बाई B का स्क्वायर, और नीचे लिख दिए 2 माइनस 3C प्लस D। ऐसा जटिल भी हो सकता है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन भी समझे। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रेट हो, रेट ऑफ द रिएक्शन इज R। R क्या होता है बच्चों? R हो जाता है रेट ऑफ द रिएक्शन। R के बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़े थे ना, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच आपस के जो ताल्लुकात होते हैं, वो जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दैट रिप्रेजेंटेशन और दैट इक्वेशन इज नोन एज द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे एक रेट लॉ हमने ये बता दिया, ये हाइपोथेटिकल है। हर रिएक्शन का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक फिक्स्ड रेट लॉ होता है, और रिएक्शन वेरी करती है, रिएक्शन चेंज होती है, तो रेट लॉ बदलते जाते हैं। तो सर रेट लॉ को लिखने का कोई तरीका बताइए। कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, तो उसका रेट लॉ क्या होगा कोई देख के नहीं बता सकता। यू नीड टू गेट इट इन लैब बाय डूइंग द वर्क। रिएक्शन करा के ही पता चल सकता है, और भी बहुत तरह से आ सकते हैं। तो ये जो डब्बे बने हुए हैं, ये डब्बे क्या हो गए, इन्हें बोलते हैं रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। अच्छा सर, बात तो ऑर्डर की हो रही थी, रेट लॉ पर पहुंच गए। देखो ऑर्डर भी बताते हैं बच्चों क्या होता है। तो ये तो हो गया रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक टर्म और आ रहा है प्यारे बच्चों, के क्या है? के है रेट कांस्टेंट। व्हाट इज के? के इज योर रेट कांस्टेंट। चलिए सर, अच्छी बात है। अब ऑर्डर बताइए, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखो ऑर्डर क्या है बच्चों,
ऑर्डर क्या है। अब ये जो दूसरा रेट लॉ है इसका तो ऑर्डर लिखना थोड़ा भारी पड़ जाएगा, हम एक बेसिक आपको आइडिया देते हैं। जैसे जो पहला रेट लॉ हम लोगों ने लिखा था, उस रेट लॉ में क्या था भाई कि रेट कांस्टेंट था और फिर सब के सब कंसंट्रेशन थे और उनकी पावर में कुछ लिखा था, तो सब कंसंट्रेशन ही रहेगा और पावर में मान लीजिए सब मिलाकर n हो गया, पावर में सब मिलाकर n हो गया। तो ये जो n है ना बच्चों, यही ऑर्डर है। if rate law is like this, R is equal to K into concentration to the power n, then your order of reaction is n, जैसे एक कोई भी एक हाइपोथेटिकल लिख लेते हैं। पिछला वाला पेपर में क्या लिखा था मुझे याद नहीं है, हम कुछ और लिख देते हैं। से A है 2 हो गया, B है 3 हो गया, C है -1 हो गया और मान लेते हैं -2 है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या लिखा जाएगा सर? तो इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखा जाएगा 2 + 3 + -1 + -2 and this is 2 only. This is the order of the reaction. तो अब भाई अलग अलग रेट लॉ आएंगे, तो सर कुछ में तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से आएगा, लेकिन आपने भी अभी आप ही ने तो एक दूसरा बताया, उसमें तो 1+ करके कुछ है और नीचे भी कुछ है, उसका कैसे करें? ये तो आसान हो गया कि सब जो है मल्टीप्लाई हो गए, सबके ऑर्डर मालूम पड़ गए। बच्चों क्या है कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि इन आवर करिकुलम वी नीड टू स्टडी ऑर्डर ऑफ ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस। हमें केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऑर्डर पढ़ने हैं। तो अभी सीखे कि भाई ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उसको देख के बताने का कोई तरीका है? तो हमने कहा कि भाई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो देख के बता सकते हो, और नहीं है तो नहीं बता सकते हो। तो देखो जरा, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर देखते हैं और उसका रेट लॉ भी लिखना सीख लेते हैं, वहीं से ऑर्डर भी आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, पहले कॉम्प्लिकेटेड में एक बात और कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, फिर उसके बाद हम लोग एलिमेंट्री पर जाएंगे। सो लेट्स टेक अ complicated or multi-steps reaction. So the reaction is say it is given as 2A + 3B + C, and let's say it is giving as 5D. तो कई बार बच्चों के मन में ये एक मिसकंसेप्शन बैठ जाता है कि सर इसका जो रेट लॉ होगा वो तो ऐसा ही होता है, जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनको पावर में बिठाते जाइए और रेट लॉ पाते जाइए, हो गया इसका रेट लॉ। और आप तो सर कह रहे थे कि ऑर्डर बता ही नहीं सकते हैं, देख के देखिए हमने सब बता दिया। ऑर्डर क्या लगता है? अच्छा ऑर्डर क्या होगा? अरे बहुत आसान है सर, देखिए 2 + 3 + 1 + 5 दिस इज 11। सो दिस इज एक्चुअली नॉट अप्रिशिएटेड, इट इज परफेक्टली नॉनसेंस। भाई क्या सीखे अभी? रिएक्शन अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसकी शक्ल देख के उसका ऑर्डर नहीं लिख सकते हैं, आप उसका रेट लॉ नहीं लिख सकते। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। वी कैन डू द आंसर ऑफ ऑर्डर ओनली बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल वी आर हैविंग सम मेथड्स बाय विच वी कैन गेट द ऑर्डर, सो दैट विल बी दैट आई विल बी टीचिंग यू फर्दर। तो इस बात को जरूर ऐड करें, इस बात को जरूर ध्यान से समझें। क्या समझें? कि relation between rate of reaction and concentrations
Yeah, or for you can say active mass also. Concentrations is extremely complex. Full stop. Just by using stoichiometric coefficients, comma, we cannot get rate law, or for that matter order of reaction. This is the statement for which type of reactions? For complicated reactions. This is the statement for which type of reaction? This is the statement for the reactions of complicated nature. तो बच्चों, ये तो बात हुई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन के लिए. अब ठीक है सर, कॉम्प्लिकेटेड का नहीं बता पाएंगे, देख के नहीं बता सकते, ठीक है, मान गए. एलिमेंट्री का तो बता सकते हैं ना, कैसे बताएंगे, बताइए. अब जरा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर देखें कैसे लिखा जाता है. एलिमेंट्री रिएक्शन, इसका ऑर्डर कैसे लिखें भाई? देखो बच्चों, बहुत आसान. इसका तो बहुत इजी है. क्या होता है, जैसे से हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने लिखी, अल्फा ए प्लस बीटा बी, एंड लेट्स से दिस गिव्स सम प्रोडक्ट, एंड दिस इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन. तो सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं होता है कि, मतलब उसके ऑर्डर को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि प्रोडक्ट क्या है. तो प्रोडक्ट मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं किया. तो एलिमेंट्री रिएक्शन का बच्चों जो रेट लॉ लिखा जाता है वो यूं लिखा जाता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए टू द पावर अल्फा. यही काम कर लेते हैं, चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी अल्फा ही जैसा होता है, तो इट मे क्रिएट सम कंफ्यूजन. सो लेट्स से इसको चलो हम लोग गामा लिखते हैं. सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और उसका जो कोफिशिएंट है उसका पावर. ये थोड़ा गलत हो गया बच्चों. एक्टिव मास को ऐसे नहीं लिखते हैं. एक्टिव मास को अगर दिखाना है तो फिर से लिख देता हूं. चलो, मैं यहां पर तो गामा था, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर गामा इनटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बीटा. सो दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो उसकी जगह के आ जाएगा, जिसे कि हम लोग रेट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं. तो ये हो गया फाइनल रेट लॉ फॉर दिस एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन. ये हो गया बच्चों फाइनल रेट लॉ फॉर द एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन. तो क्या सीखे इसमें? पहली बात तो ये सीखे कि अगर हमें एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है तो उसके लिए प्रोडक्ट क्या है उससे कोई लेना देना नहीं. प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं, प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं. मतलब केवल किससे है? मतलब केवल है बच्चों रिएक्टेंट से. यहां पर के जो है दैट इज योर रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट. अच्छा, ऑर्डर क्या है भाई यहां पर? सर ऑर्डर भी बता दीजिए. देखो बच्चों, यहां जो ऑर्डर है दैट ऑर्डर इज गामा प्लस बीटा. दैट ऑर्डर इज गामा प्लस बीटा. तो यहां जो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर है दैट इज एक्चुअली समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. दैट इज समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. अच्छा,
तो ये सब बातों को थोड़ा सा समराइज करके अगर हम नोट डाउन कर लें कॉपी में तो बढ़िया रहेगा। पहला पॉइंट क्या याद रखना है? पहली बात याद रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और यू कैन से एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली बच्चों, और उसकी पावर में कुछ रहेगा n, और यही जो n है ये n काम करता है ऑर्डर का। तो जो ऑर्डर होता है इस रिएक्शन का दैट इज n। सो दिस इज अ वेरी वेरी वाइटल स्टेटमेंट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है तो कुछ देख के नहीं बता सकते, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन सर अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो सर हम देख के बता सकते हैं। तो फिर हम देख के बता सकते हैं ऑर्डर क्या है, और उसमें भी किस साइड को देखना है हमें? सर केवल और केवल रिएक्टेंट को देखना है, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। ये सारी बातें बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही हैं, ध्यान रहे, ये सारी बातें एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हैं और हमें यही पढ़ना है, तो हम बच गए, झंझट नहीं हुआ। नहीं तो प्रोडक्ट देखो और फिर ऐसा भी नहीं होता, फिर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो हम उसमें पड़े ही नहीं चक्कर में। तो इस बात को थोड़ा स्पेसिफिकली हमें याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? दैट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन एन elementary chemical reaction has nothing to do with product, has nothing to do with product। प्रोडक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों। अब देखो कुछ हम लोग रियल लाइफ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की रेट लॉ देखते हैं और उनके ऑर्डर भी देखते हैं। रेट लॉ से ही ऑर्डर समझ में आ जाएगा। तो देखो, अच्छा एक चीज और भी कर लेते हैं रियल लाइफ देखने से पहले। अभी जो थोड़ा पीछे जाते हैं तो इसमें a की पावर गामा था और b की पावर बीटा था। तो एक टर्म और बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, जैसे पिछली रिएक्शन को अगर गौर से देखें, प्रीवियस रिएक्शन जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन थी, तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बात समझ आ ही गई थी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने लिखा था पहले बच्चों गामा प्लस बीटा। वेरी नाइस, अच्छा। लेकिन वो जो केमिकल रिएक्शन थी, उस केमिकल रिएक्शन में ए की पावर था गामा और बी की पावर था बीटा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। कोई कहे कि अच्छा चलिए ए के रिस्पेक्ट में बताइए रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो अगर कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, देन यू विल आंसर सर इट इज गामा। बहुत अच्छे बेटा। फिर कोई पूछे अच्छा चलिए बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए with respect to B, sir this is beta। बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा क्यों होता है ये बता पाओगे? हाँ सर बता सकते हैं। क्यों होता है? चलो बताओ। देखो कैसे। क्योंकि ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ना बच्चों, तो अगर हम इसका रेट लिखें, अगर हम इसके रेट की बात करें, तो इसका जो रेट होगा, जैसे अपनी जो एलिमेंट्री रिएक्शन थी उसको चलो एक बार हम यहां फिर से लिख देते हैं तो थोड़ा समझने में इजी रहेगा। सो आर केमिकल रिएक्शन वाज से गामा ए प्लस बीटा बी एंड दीज टू फॉर्म्स प्रोडक्ट। ओके, तो फॉर दिस केमिकल रिएक्शन हम लोग आर लिखते हैं बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर गामा। ऐसे आर लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर बीटा। तो ये आर जो है ए पर इस तरह से डिपेंडेंट रहता है
और बी पर इस तरह से डिपेंडेंट रहता है। अच्छा, अगर एक तीसरा भी रिएक्टेंट हो तो उसके लिए भी ऐसे ही कर देंगे। अब नाउ यूजिंग दीज टू फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट R is directly proportional to A to the power gamma and B to the power beta and B to the power beta। तो जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो तो गामा प्लस बीटा है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा भी आपको समझना चाहिए कि रेट जो है वो ए पर इंडिविजुअली डिपेंडेंट है इस तरह से, और बी पर इस तरह से डिपेंडेंट है। तो कोई पूछे कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताइए तो गामा, और बी के रिस्पेक्ट में बताइए तो बीटा। कंसंट्रेशन टू द पावर, तो व्हाट इज द पावर, वट एवर बी द पावर फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन ओवर द कंसंट्रेशन, दैट वुड बी द ऑर्डर। और ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का भी हो सकता है बच्चों, और जो ऑर्डर है वो इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं, प्रोडक्ट झंझट ही नहीं है ना, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। चलिए, ओके, सो लेट अस सी एग्जाम्पल्स ऑफ some rate laws, and these are all experimental rate law, nothing is hypothetical. These are experimental rate law. Now you see the scope of and the range of the term which is called rate law or order in chemical reaction. Let us see. So let's start with the first. पहली केमिकल रिएक्शन लिखी मैंने 5Br माइनस प्लस BrO3 प्लस 6H प्लस, एंड से दिस गिव्स अस 3Br2 प्लस 3H2O। ठीक है, तो बच्चों इसका जो रेट लॉ लिखा जाता है दैट इज के Br माइनस BrO3 minus and H plus. Now please see whether this reaction, अच्छा ये रिएक्शन जो है क्या बैलेंस्ड है? बैलेंस तो नहीं नजर आ रही है, एनीवेज बैलेंस नजर नहीं आ रही है, फिर भी ये जरा समझें कि इसका जो रेट लॉ है उसमें एक तो बात समझने की यह है कि BrO3 माइनस नहीं है, केवल BrO3 है ना। अच्छा नहीं, यहां भी माइनस हो गए, ठीक कर लो, ठीक। हाँ, तो इस रिएक्शन के अगर रेट लॉ को देखें तो उसमें केवल और केवल रिएक्टेंट्स का ही योगदान है, रिएक्टेंट्स का योगदान है, लेकिन पावर वैसी नहीं है जैसी अभी हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्री के लिए। पावर तो सबका 1 है, पावर सबका 1 है, तो चूंकि कंसंट्रेशन टू द पावर n होता है, तो अगर इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर की बात करी जाए तो हम कहेंगे कि भाई इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है सर वो ऑर्डर 3 है। इफ यू एड ऑल द 3 पावर्स तो ऑर्डर इज 3। ओके, वेरी नाइस। नाउ लेट्स डू रिएक्शन नंबर 2। दूसरी रिएक्शन देखें क्या है। दूसरी रिएक्शन थोड़ी सी सिंपल रिएक्शन है, ओजोन से ऑक्सीजन को बनाते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए देखो R या रेट लॉ कैसे लिखा जाता है। तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ लिखा जाता है प्यारे बच्चों, वो लिखा जाता है R इज इक्वल टू के ओजोन की पावर 2 और ऑक्सीजन की पावर -1। देखो देखो, तो इस रेट लॉ में केवल और केवल रिएक्टेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। इस रेट लॉ में रिएक्टेंट्स के साथ साथ प्रोडक्ट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं है। तो अगर यहां पर ऑर्डर की बात करी जाए, कोई पूछे यहां पर ऑर्डर बताइए, तो यहां पर ऑर्डर कितना हो गया? 2 और -1 दोनों का समेशन, सो दैट इज 1। दिस इज द ऑर्डर। और देखो एक दो करते हैं।
कई बार बच्चों क्या होता है ना, कैटलिस्ट का भी रोल आ जाता है रेट लॉ में। केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक ही बात लिमिटेड नहीं है, कैटलिस्ट का भी रोल आता है। देखो नंबर 3, से NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनाया NO प्लस CO2। ठीक, 15 में करो, 6:15 में तुम लोग की फेज की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जरा देखें इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाता है। इसका रेट लॉ आता है बच्चों R इज इक्वल टू K, और इसके रेट लॉ में केवल और केवल NO2 पर ही डिपेंडेंस होता है रेट का, बाकी इस रिएक्टेंट का भी नहीं और प्रोडक्ट तक का तो किसी का है भी नहीं। तो यहां पर अगर ऑर्डर की बात करी जाए तो दिस इज ओनली 2, लेकिन देखो कितनी तेजी से वेरी कर रहा है। यहां तो रिएक्टेंट का भी सबको भाव नहीं मिला, केवल NO2 को ही मिला। चलो अच्छा एक और देखते हैं। वन मोर, से CH3CHO, दिस इज एसिटिल्डिहाइड। ये डिकम्पोज होके बनाए मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इस रिएक्शन का जो रेट लिखा जाता है, दैट रेट इज हाउ मच, that rate is equal to K and CH3CHO and power is 3/2। मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। अच्छा चलो एक और ऐसा एग्जांपल देखते हैं which includes catalyst also and that is the last example। और ऐसे बहुत सारे, हर केमिकल रिएक्शन का अपना एक अलग रेट लॉ होता है, उसका एक अपना अलग ऑर्डर होता है। सो दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट देयर इज नो स्ट्रैटेजी बाय विच यू कैन गेट द ऑर्डर जस्ट बाय वॉचिंग द रिएक्शन। यू कैन नॉट गेट दैट। रिएक्शन दे दी, पूछा गया बताओ ऑर्डर क्या है, तुम कहोगे भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड बच्चों यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है। Okay, now let us see the rate law in this reaction। यहां जो रेट लॉ लिखा जाता है प्यारे बच्चों, वो लिखा जाता है R इज इक्वल टू K, ऑक्सीजन का पावर 2, NO का पावर 1। देखो देखो, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3। ऑर्डर इज 2 विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट ऑक्सीजन एंड ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आप कहें सर अच्छा एक बात बताइए, इन रेट लॉ से आप क्या बताना चाहते हैं? हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जैसे इस रिएक्शन की रेट की बात चल रही है, तो मान लीजिए हमने कहा कि रिएक्शन जो है से रिएक्शन इस रफ्तार से चल रही है। अब उसमें क्या किया आपने, SO2 का कंसंट्रेशन बदल दिया। रेट पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? रेट में या रेट लॉ में SO2 को जगह ही नहीं है। ये बदलता रहे, सर पीटता रहे, इससे कोई मतलब नहीं। रेट अपनी शान से चलती रहेगी। अच्छा SO3 भी बदलता रहे, तब क्या होगा रेट पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट पर। रेट को इस सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं। भले ही ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ लिखा है, भले ही ये रिएक्शन का हिस्सा है, कोई लेना देना नहीं। अच्छा कैटलिस्ट बदल देंगे तो रेट बदल जाएगा, भले ही कैटलिस्ट रिएक्शन का हिस्सा नहीं है। कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, दे जस्ट यूज टू अपग्रेड और डिग्रेड द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। लेकिन यहां रेट को कैटलिस्ट से मतलब है, जो अपने हैं उनसे मतलब नहीं, जो पराया उससे मतलब है। यही रेट लॉ है और यही ऑर्डर है। कोई फिक्स नहीं है बच्चों, कुछ फिक्स नहीं है।
रेट को केवल उससे मतलब होगा जो रेट लॉ में इंक्लूडेड होगा, जो नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे यहां देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड बदलता रहे, कुछ लाता रहे, रेट की कान पर जून नहीं रहेगी। रेट को कोई मतलब नहीं, उसको केवल किससे मतलब है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। प्रोडक्ट कुछ भी होता रहे, कम होता रहे, ज्यादा होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं, उसे केवल इससे मतलब है। तो जो रेट लॉ में इंक्लूडेड है, रेट उसी पर डिपेंडेंट है। तो हमें क्या ध्यान रखना रहता है बच्चों? हमें यह ध्यान रखना रहेगा कि जो रेट है केमिकल रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन या ओनली ऑन those reactants, products, or sometimes even catalysts also. Catalysts, which are included in rate law. इन रेट लॉ। ध्यान रखें, रेट लॉ पाने की कोई दवाई नहीं है। रेट लॉ कैन ओनली बी derived experimentally, no other way out. For complicated reactions, इस तरह की परेशानी से कौन बच जाता है? बच जाती हैं ऐसी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप हो, उनका रेट लॉ देख के लिख सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड का रेट लॉ देख के नहीं लिख सकते। तो ऑर्डर में ये बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया बात हुई। चलिए भाई, तो ऑर्डर समझ लिए, अब इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, तो और बातें जो है स्पष्ट होंगी ऑर्डर के विषय में। सो लेट्स बिगिन। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कोई एक रिएक्शन दी है, से गिवन, लेट द रिएक्शन बी से 2A प्लस B एंड दिस इज गिविंग अस द प्रोडक्ट। सो दिस इज द रिएक्शन। ओके, अब इस रिएक्शन के लिए A और B के रिस्पेक्ट में सेपरेटली ऑर्डर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में। मींस ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, sorry बच्चों, order with respect to A, this is given as say this is say -3, and order with respect to B, say this is given as say 2. Okay, अब पूछा गया है कि find क्योंकि 2-3 चीजें पूछी गई हैं तो मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू आंसर इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। रिएक्शन का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, सबसे पहले तो वही बताना है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू बी आंसर्ड। ओके बच्चों, दूसरी बात पूछी है कि ओवरऑल ऑर्डर बताइए रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों ये जो भी हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये है तो बहुत बेसिक्स, लेकिन इनसे क्या होगा कि ऑर्डर के विषय में हमारी जो पढ़ाई है वो थोड़ी पक्की हो जाएगी। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि इफेक्ट ओवर रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ A या B लिख लो इज डबल्ड, इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड, ऐसा पूछा है। ओके, तो देखें क्या करना है।
तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए, ओवरऑल ऑर्डर बताइए रिएक्शन का क्या होगा, और रेट पर क्या इंपैक्ट आएगा अगर बी का कंसंट्रेशन आप डबल करते हैं। तो जरा समझें भाई। तो पहली बात कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, ये तो बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? एज अ ऑर्डर फॉर ईच रिएक्टेंट्स आर गिवन टू अस। अब बच्चों ये इजी है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ भी है। अगर इतना क्वेश्चन लिखा है तो इसमें एक चीज और होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यहां पर यह मेंशन होना चाहिए कि जो ऑर्डर है उसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। अभी एक टेक्निकल फॉल्ट है इसमें। टेक्निकल फॉल्ट ये है कि अगर केवल इतनी ही बात लिख दी जाए कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर से -3 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, तो मन में आ सकता है कि रेट लॉ सर कैसे लिखें, प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो वन थिंग मस्ट बी गिवन हियर दैट ऑर्डर या जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है दैट डज नॉट इंक्लूड द प्रोडक्ट। दिस मस्ट बी मेंशन, देन ओनली वी कैन इनिशिएट द सॉल्यूशन। तो मेंशन कर लेते हैं कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, जो इस क्वेश्चन में रेट लॉ एक्सप्रेशन है, दिस डजंट इंक्लूड प्रोडक्ट। मतलब जो रेट को प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, रेट को प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। नाउ इट्स परफेक्ट, नाउ इट्स टेक्निकली करेक्ट एंड वी कैन इनिशिएट द सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। तो पहली बात है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है भी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले। सो दिस इज रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन में ए का कंसंट्रेशन लिखे और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर -3 है तो पावर में -3 कर दिए। उसके बाद बच्चों बी का कंसंट्रेशन लिखे और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है तो पावर में 2 कर दिए। So this is rate law expression, or you can say this is the answer for question number 1. Now, next let's move to question number 2. अब पूछा है कि ओवरऑल ऑर्डर बताइए रिएक्शन का क्या होगा। तो जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा प्यारे बच्चों, जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा, that overall order is summation of all the individual orders. So this is -1. So this is another answer. This is another answer. This is the answer say for question number 1 and this is the answer say for question number 2. Okay, अब आते हैं हम लोग नंबर 3 पर। थर्ड को जरा समझें। अब कह रहे हैं कि भाई अगर कंसंट्रेशन बी का डबल कर दिया जाए तो रेट पर क्या इंपैक्ट आने वाला है, रेट पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखें, तो मान लेते हैं कि नया रेट जो है से दैट इज R डैश। सो व्हाट इज R डैश? इट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए। वो तो वैसे ही था जैसा लिखा हुआ है, बस बी की जगह 2b कर दिए। बी की जगह क्या कर दिए? 2b कर दिए। तो क्या होगा बच्चों, ये 2 का स्क्वायर मीन्स 4 जो है वो बाहर आ जाना है। 4 विल कम आउट एंड दिस इज ओके। सो दिस इज डन। तो बच्चों ये जो पार्ट है यही तो R है, यही तो R है। तो बस हो गया। क्या हुआ? जो नया रेट आया when we are doubling the concentration of one of the reactant, that is B, so that new rate is 4 times the initial rate. That new rate is 4 times the initial rate. So this is the answer for the third part. So this is an extremely basic type of questions जिसमें केवल यही बताया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगी, सारे ऑर्डर्स का समेशन कर दीजिए, किसी एक दो को अगर चेंज कर दे तो रेट पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो इफ यू आर एबल टू राइट द रेट लॉ क्लियरली विदाउट एनी एरर, देन यू कैन आंसर एवरीथिंग वेरी इजली। इट्स नॉट अ गुड ग्रेट डील, बहुत आराम से कर लेंगे। तो ये तो भाई पहले क्वेश्चन की बात हुई। अब जैसे धीमे धीमे हम लोग क्वेश्चंस में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ओके, तो चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, गौर से समझेंगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन ये भी रेट जो पिछला है उसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए अपनी तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। सो लेट्स से गिवन ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज गिविंग अस द प्रोडक्ट, दिस इज गिविंग अस द प्रोडक्ट। ओके फाइन। उसके बाद है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन is decreased say 8 times, it decreased 8 times if volume is doubled, if volume is doubled। okay done। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो दी है क्वेश्चन में, दैट इज इट becomes, so it becomes 64 times if concentration of C, if concentration of C becomes 4 times। ऐसा दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चों, मतलब C को 4 गुना कर दिया जाए तो रेट जो है वो 64 टाइम्स हो जाता है। ओके। One more information is given that rate becomes 1/4 times if concentration of A is doubled। A के कंसंट्रेशन को 2 गुना कर देते हैं तो रेट 1/4 टाइम हो जाती है। Now the question is asked that find order of reaction, find order of reaction। So this is the question। देखें क्या हम कर पाते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड 1/8 टाइम्स, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं तो ये थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। सॉरी डिक्रीज लिखा हुआ था, इसको क्या करिए कि इसको कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन becomes 1/8 times, so that would be more appropriate and easy to understand। So rate of reaction becomes 1/8 times if volume is doubled। Now it is fine। तब बच्चों अब पूछा गया कि बताइए ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, पूछा गया कि ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। अब भाई ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा, इतनी बात अगर लिखी हो तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्यों? इन्होंने ये तो बताया कि वॉल्यूम डबल कर दें तो ऐसा हो गया, फिर उसके बाद सी को चेंज कर दें तो ऐसा हो गया, ए को चेंज कर दिया जाए तो ऐसा हो गया। एक तो यहां बच्चों बी की बात नहीं करी, बी के विषय में कुछ नहीं बोले कि बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होना चाहिए या बी पर रेट डिपेंडेंट है भी या नहीं। और दूसरी ये भी बात नहीं करी कि प्रोडक्ट से क्या लेना देना है। तो यहां पर 2 बातें और भी होनी चाहिए कि या एक ही स्टेटमेंट रहे, दैट विच स्टेटमेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड, दैट ओके rate law involves only reactants और वो जो रिएक्टेंट्स भी हैं बच्चों, वो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। अगर ऐसा लिख दें तो फिर हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि रेट लॉ जो है उसमें केवल और केवल रिएक्टेंट्स का ही इन्वॉल्वमेंट है। चलिए तब फिर किया जाए। तो इसमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज डबलिंग द वॉल्यूम। तो डबल वॉल्यूम का एक्चुअली मतलब क्या है? देखो डबल वॉल्यूम का मतलब क्या है, से हमारे पास रिएक्टेंट्स 3 है, ए, बी और सी। सो इफ यू डबल द वॉल्यूम देन कंसंट्रेशन ऑफ ईच बिकम्स 1/2 और यू कैन से हाफ।
कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, जैसे हम लोग कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन लिखा जाता है मोल पर लीटर, या यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सो दिस इज द कंसंट्रेशन। अब अगर आप कंसंट्रेशन में अगर आप उस कंटेनर का वॉल्यूम ही डबल कर दें तो ऊपर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे जरूर वॉल्यूम जितने लीटर्स थे अब 2 गुने लीटर्स हो गए, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन विल बिकम हाफ। तो द फर्स्ट थिंग दैट इज इफ यू आर डबलिंग द वॉल्यूम, तो जो नया कंसंट्रेशन होगा दैट वुड बी हाफ ऑफ द ओल्डर कंसंट्रेशन। अच्छा, एक बात, ऐसे ही अगर हम बी डैश की बात करें तो वो भी जो नई कैटेगरी में दैट वुड बी b/2, जो भी आएगा उसका आधा। और ऐसे अगर सी डैश की बात करी जाए तो ये भी क्या होगा, पुराने वाले का आधा हो जाएगा बच्चों। अच्छा ठीक, अब कह रहे हैं कि ऐसा करने से, वॉल्यूम को 2 गुना करने से रेट जो है वो 1/8 हो जाती है। मीन्स जो न्यू रेट है, या एक काम और करिए, एक तो पहले बात तो लिखी ही नहीं, इन सब के पहले एक बात तो और लिखनी चाहिए थी। क्या लिखनी चाहिए थी? रेट लॉ एक्सप्रेशन तो पहले लिखें, तब ना ये सब किया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई, यहां लिख देते हैं। So what is the rate law expression? Rate law expression for this particular reaction having 3 different reactants A, B and C would be K A to the power X, B to the power Y and C to the power Z. Means order with respect to A is X लिखा हमने, B के रिस्पेक्ट में Y हो गया और C के रिस्पेक्ट में Z हो गया। So this is the rate law. अब हमें क्या बताना है? क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके बाद हमसे पूछा गया था कि भाई बताइए कि ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी समेशन ऑफ दीज 3 एक्सपोनेंट्स x, y एंड z। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? वो ऑर्डर हो जाएगा x प्लस y प्लस z। ऑर्डर विल बी x प्लस y प्लस z। चलिए, अब ये तो खैर सबके लिए ही वैलिड है, ये गलती से मैंने बाद में लिखा है, इसको पहले लिखना चाहिए था। देन वी शुड हैव इनिशिएटेड फर्स्ट पार्ट। कोई बात नहीं, चलो अब फर्स्ट पार्ट देखो। तो जो नया ऑर्डर है, जो नया रेट है, दिस इज द 1/8 ऑफ द ओल्डर रेट। और होता क्या है? होता ये है कि जो नया कंसंट्रेशन है वो पुराने कंसंट्रेशन का आधा हो जा रहा है प्यारे बच्चों। हाँ, जो नया कंसंट्रेशन है वो पुराने कंसंट्रेशन का आधा हो जा रहा है, विच बिकम्स हाफ। ओके ओके, तो क्या हुआ भाई? ये तो जो है इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो उसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो कैसे दिखेगा? ये आपको दिखेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, चलो, है ना। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से हो जाएगा 2 to the power minus 3 R, this is equal to K concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y, concentration of C to the power Z। और ये जो नीचे के 2 हैं बच्चों, ये तो सब बाहर निकल आएंगे। तो 2 to the power minus x आएगा फर्स्ट पार्ट से, यहां से आ जाएगा माइनस y और यहां से आ जाएगा माइनस z। तो बच्चों नाउ इन दिस फर्स्ट सिचुएशन ये तो r है, और देखेंगे आप तो ये भी r ही है, यही तो r है। जो अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन था, उस रेट लॉ एक्सप्रेशन को जरा गौर से देखिए, तो ये जो r है वो क्या है? वही ये r लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो हिस्सा है 2 to the power minus x minus y minus z, this must be equal to this part that is minus 3। तो यहां से पहला रिलेशन आ जाना है। क्या रिलेशन आ जाना है? कि दिस पावर मस्ट बी सिमिलर टू -3। सो दैट वुड बी द फर्स्ट इक्वेशन। देखो बच्चों, हमारा रिक्वायरमेंट है दैट वी शुड फाइंड
The order is what? Order is summation of these three exponents x plus y plus z. तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में दी हुई तीन कंडीशंस को यूज करके we should get three different relations in x, y and z, and after that we will solve them to get individual values of all three x, y and z. That's the motto of the question. तो देखो, तो भाई रिजल्ट आया दैट माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड दिस इज इक्वल टू -3, और यू कैन से दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3. सो दिस इज दिस इज रिलेशन ए. इसको ए मान लेते हैं. नाउ सिमिलरली वी हैव टू मोर कंडीशंस गिवन. तो दूसरे वाले में क्या कहा? दूसरे वाले में कहा कि सी को डबल कर दें. एक कहा था ना कि सी को डबल करने से, या सी को क्या था, सी को 4 टाइम करने से रिएक्शन 64 टाइम्स हो जाती है. अच्छा ठीक है. तो दूसरी कंडीशन क्या है? तो देखो, रिएक्शन बिकम्स 64 टाइम्स इफ, अच्छा ये तो हो गया a/2 टू द पावर x. थोड़ा गड़बड़ लिख गया बच्चों. a/2 नहीं, a टू द पावर x, b टू द पावर y. a और b के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करी, बस c को जरूर 2 गुना कर दी, 4 गुना कर दिया. सो ये हो गया पावर में z. अब इसको सॉल्व किया जाए तो बच्चों ये क्या है? ये हो जाएगा, ये 4 टू द पावर z बाहर आ जाएगा और अंदर तो r ही रहेगा. सो दिस इज 64r. अब ये थोड़ा आसान हो गया. कैसे? ये r से r कैंसिल, और दिस 64 इज 2 टू द पावर 6 या 4 टू द पावर 3. दिस इज 4 टू द पावर 3. सो 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर z. तो यहां से तो बच्चों z की तो डायरेक्ट वैल्यू ही आ गई. कितना बढ़िया हो गया. z सीधे सीधे निकल. अब जो तीसरी कंडीशन क्वेश्चन में है, तो उनका कहना था कि रेट जो है वो 1/4 हो जाती है अगर आप a को डबल कर दें. सो रेट बिकम्स 1/4 इफ यू डबल कंसंट्रेशन ऑफ a. तो a में ही परिवर्तन हो रहा है बच्चों, b में तो c में तो कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है. वो तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे. तब क्या होगा? तब होगा ये कि यहां से 2 टू द पावर x यू कैन गेट आउटसाइड, और अंदर जो बचेगा वो तो r ही है. अंदर जो बचेगा वो तो r ही है. तो ले दे के क्या हुआ? हमारे पास रिजल्ट आया 2 टू द पावर -2r, दैट इज 1/4r. दिस इज 2 टू द पावर x r. अगेन दिस 2r बिकम्स कैंसल्ड, और यहां से x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, दैट इज -2. दैट इज -2. So say this was relation A. From first condition we got the relation A. From the second condition we are getting that the relation is B and this is C. अब बस क्या करना है, B और C को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको जो अननोन Y छूट गया Y भी मिल जाएगा. तो फ्रॉम A, B and C, y क्या हो जा रहा है बच्चों? 3 माइनस एक्स. वॉट इज x? x इज -2 माइनस y, सॉरी माइनस z. y की तो वैल्यू लिख रहे हैं, सो माइनस z करेंगे. सो दिस इज 3. दिस इज 3. सो द वैल्यू ऑफ y इज 3 + 2 दैट इज 5. 5 में से 3 निकला तो 2. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा y. अब बच्चों बस काम खत्म हो गया. नाउ यू आर हैविंग ऑल 3 x, y एंड z. तो यहां पर छोटा सा लिख देते हैं. तो ऑर्डर की वैल्यू क्या लिखी जाएगी भाई? तो अपना जो ऑर्डर आना है दैट इज x प्लस y प्लस z. सो ये वैल्यू हो जा रही है -2 + 2 + 3 which is 3. So there can be so many questions based upon this particular concept. ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन कुछ कंडीशन दे दी कि ए में फलाना चेंज कर दो तो रेट ऐसा हो जाता है.
बी में ऐसा कर दीजिए तो ऐसा हो जाता है, सी में ऐसा कर दीजिए तो ऐसा हो जाता है, वॉल्यूम ऐसा कर दीजिए तो ऐसा हो जाता है. सो जितनी भी कंडीशन दी है, यूजिंग ऑल दीज कंडीशंस वी विल गेट वन इक्वेशन फॉर ईच कंडीशन. और फिर जो भी एक्सपोनेंट्स रहेंगी यानी इंडिविजुअल जो ऑर्डर रहेंगी वो हम लोग आसानी से बता सकते हैं. ऐसे भी पूछा जा सकता है, अच्छा बताइए चलिए इस क्वेश्चन में आप ए के रिस्पेक्ट में बताइए ऑर्डर कितना है, तो केवल एक्स की वैल्यू ही बतानी है. कोई पूछे अच्छा सी के रिस्पेक्ट में बताइए, तो आपको जेड की वैल्यू ही बतानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द रेट लॉ प्रिसाइसली एंड देन using the conditions you can get all the answer very easily. So this was your second question, which is almost similar to the first one. Okay, done. अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. So let's see the question number 3. What is that? क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि for a chemical reaction, comma, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो कुछ दिया हुआ है बच्चों. सो द रेट लॉ इज गिवन एज माइनस dc बाई dt. दिस इज इक्वल टू k1c डिवाइडेड बाई 1 प्लस k2c. अच्छा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस k2c. और ये जो c है दिस इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन. ओके फाइन. नाउ आपसे पूछा गया कि चलिए बताइए, तो क्या क्या बताना है. पहली बात तो ये बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. पहली बात बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. ओके डन. दूसरी बात ये बताइए कि रेट कांस्टेंट क्या है. तो ये भी बात हो गई रेट कांस्टेंट. आपको ये दोनों आंसर दो परिस्थितियों में देने हैं. एक बार जब C बहुत ज्यादा हो और एक बार C जब बहुत कम हो. मतलब क्या करना है कि आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड इन 2 केसेस. दो परिस्थितियों में आपको आंसर देने हैं. कौन कौन से? व्हेन C इज वेरी हाई. वेरी हाई का मतलब हो गया कि जो C है वो लगभग इन्फिनिटी है. और दूसरी परिस्थिति हो गई दैट व्हेन C तो लिखना भूल ही गए. व्हेन C इज वेरी लो. C क्या हो? बहुत कम हो. मतलब C कैसा हो? लगभग 0 हो. तो दोनों परिस्थितियों में आपको आंसर करना है ऑर्डर का और रेट का. रेट कांस्टेंट सॉरी. तो चलो देखो किया जाए. ऑर्डर और रेट कांस्टेंट कैसे बताते हैं. देखो बच्चों बहुत आसान है, बहुत आसान है. एक चीज यहां पर और थोड़ी सी मेंशन रहे तो और बढ़िया हो जाए. मेंशन ये रहना चाहिए था कि जो C है that is concentration of reactant. Now it is okay. तो बच्चों ये बार बार मैं पिछले 2 क्वेश्चंस में भी पहले क्वेश्चन लिख दिया, फिर क्या हुआ कि बाद में बताया नहीं अच्छा इसमें ये लिखा होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है. तो ये सब बातें अलग से इसलिए बता रहे हैं कि जनरली इन सम बुक्स ऑल्सो यू फाइंड दीज सिली मिस्टेक्स. तो क्या होता है बच्चों कि कई बार लिखने में भी उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये मानते चला जाता है कि केमिस्ट्री है उसमें क्या दिमाग लगाना. तो बट अगर प्रिसाइसली लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है. तो कई बार लिख देंगे C बस कंसंट्रेशन लिख के छोड़ दिए. लेकिन बच्चों ये माइनस dc बाई dt है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि ये जो कंसंट्रेशन है ये निश्चित ही क्या है, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का दिया हुआ है. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ही तो घटता है, तभी तो माइनस का साइन आता है. हम लोग पीछे जब रेट पढ़ रहे थे तो सीखे थे. एनीवेज देखो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं कैसे किया जाए. तो सॉल्यूशन के लिए क्या है कि वो जो आपका गिवन जो रिलेशन था उसको मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर. सो दैट वाज माइनस dc बाई dt एंड इट इज k1c
divided by 1 plus K2C. So this was the given relation. Okay. अब दो हिस्सों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार लिखा गया है कि C जो है वेरी हाई एंड ऑलमोस्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखिए क्या किया जाए, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट बताने का है। तो पहले तो यही क्लियर हो आपको कि ये जो गिवन रिलेशन है इसमें जो माइनस dc/dt लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट द रेट, है ना। ये क्या है, दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब अगर हम यहां पर C को डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी। तो जो बच्चे मैथ्स स्ट्रीम के हैं वो समझते होंगे कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो होता है दैट इज एन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म आप 11th में लिमिट पढ़कर आए हुए हैं। तो ऐसे तो डायरेक्टली वैल्यू रखी नहीं जा सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे कि जो R होगा दैट इज लिमिट C टेंड्स टू इन्फिनिटी and the given expression K1C divided by 1 plus K2C। अब अगर C tends to infinity है तो इस तरह की लिमिट्स में क्या करते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करना रहता है। सो यू जस्ट डिवाइड बोथ अपर एंड लोअर पार्ट बाय C। तो C से जब डिवाइड करोगे तो क्या पा जाओगे भाई, देन जो बच्चे बायो स्ट्रीम के हैं वो भी ज्यादा लोड न लें, बस यही समझ लें कि हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बोल के तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी बाई कोई रियल नंबर होगी तो आप उसको इन्फिनिटी कर दोगे, और समथिंग डिवाइड बाई समथिंग नॉन जीरो, समथिंग रियल डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी होगा तो फिर उसको आप जीरो करते हैं। तो इसको तो कुछ लिख नहीं सकते, तो उसको सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका है एंड दैट इज K1 डिवाइडेड बाई 1/C प्लस K2। अब क्या हो गया बच्चों, अब आप अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो K1 से तो C की छुट्टी हो गई और 1/∞ 0 प्लस K2। तो ये रिजल्ट आया K1/K2, K1/K2। तो बच्चों जो फाइनल रेट लॉ आया अपना, दैट रेट लॉ इज व्हाट, नाउ दैट रेट लॉ इज जस्ट K1/K2 और तो कुछ है नहीं। तो उसके साथ C⁻0 भी लिख सकते हैं बच्चों। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, C⁻0 भी लिख सकते हैं। तो भाई ये तो फाइनल रेट लॉ हो गया। ये रेट लॉ कब आया, दिस इज द रेट लॉ when the condition was that C tends to infinity, है ना। तो ये अपना हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, या केवल रेट लॉ भी कह सकते हैं, एक ही बात है प्यारे बच्चों। चलो अब पूछा गया था कि ऑर्डर बताइए और रेट कांस्टेंट बताइए, है ना। ऑर्डर बताना था, रेट कांस्टेंट बताना था। तो अब तो बात समझ में आ ही रही होगी कि इस क्वेश्चन के लिए जो ऑर्डर पूछा गया, तो ऑर्डर क्या है भाई, तो सर ऑर्डर है 0। कंसंट्रेशन की जो भी पावर होती है दैट इज द ऑर्डर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, सो नाउ द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रेट लॉ इज K1/K2, दैट इज K1/K2। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, व्हेन योर कंसंट्रेशन वाज एक्सट्रीमली हाई एंड ऑलमोस्ट टेंड्स टू इंफिनिटी। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1 ऑर्डर एंड दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर पार्ट 2। ओके डन। अब हमें एक और काम करना है। क्या काम करना है भाई, सिमिलरली वी शुड आंसर इन द कंडीशन व्हेन C वाज वेरी लो, ऑलमोस्ट 0। तब देखो कैसे होगा। Okay, now let's move to the second condition, या सेकेंड पार्ट नहीं लिखते हैं, सिंपल ऐसे लिख देते हैं केस 2। तो सेकेंड कंडीशन ये थी कि C जो है कंसंट्रेशन लगभग 0 हो जाए। C क्या हो, कंसंट्रेशन जो है वो लगभग 0 हो जाए। तब बताइए भाई कि रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या लिखेंगे। देखो कैसे करते हैं। अगर ऐसा है, फिर से वो जो आपका
गिवन एक्सप्रेशन था उसको मैं लिख देता हूं, दैट इज K1C डिवाइडेड बाई 1 प्लस K2C। अब बात को जरा गंभीरता से समझिए। C टेंड्स टू 0 का मतलब C 0 नहीं होता है बच्चों, है ना, ये अलग बात है और ये अलग बात है। C टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ कि C बहुत कम है लेकिन एकदम ही गायब हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो दोनों में बहुत फर्क है बच्चों। ओके, अब एक बात और बताइए कि सर अगर C लगभग 0 है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है लेकिन फिर भी है, तो क्या इस वैल्यू को हम 1 लिख दें तो कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो लगभग 0 है, 1 में 0 ऐड भी कर दो तो क्या फर्क पड़ता है, तो 1 ही रह गया। तो अब इस रेट को हम क्या K1C डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, और यू कैन से कि क्या हम रेट को केवल K1C ही लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान रहे रेट को K1C तो लिख सकते हैं लेकिन 0 नहीं लिख सकते हैं। रेट को 0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों 0 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 0 नहीं है रेट। नीचे को 1 लिख दिए। नीचे को 1 क्यों लिख दिए? क्योंकि 1 प्लस ऑलमोस्ट 0 था तो वैल्यू इज ऑलमोस्ट 1। लेकिन ऊपर वाला भी ऑलमोस्ट 0 है लेकिन ऊपर को 0 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए। ओके, सो दिस इज योर रेट लॉ। दिस इज योर रेट लॉ इन द सिचुएशन व्हेन C इज वेरी लो, ऑलमोस्ट 0। अब बस हो गया काम अपना, यही तो चाहिए था। रेट लॉ पता चल गया। तो इसका रेट कांस्टेंट कितना है? सो रेट कांस्टेंट इज नाउ K1। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर? सो कंसंट्रेशन इज हैविंग एन एक्सपोनेंट 1, सो द ऑर्डर इज जस्ट 1। पिछले केस में ऑर्डर क्या थी? 0। रेट लॉ था रेट कांस्टेंट था K1 बाई K2। यहां पर क्या है बच्चों? तो यहां पर जो ऑर्डर आना है वो ऑर्डर होगा प्यारे बच्चों 1, और जो रेट कांस्टेंट आना है वो रेट कांस्टेंट होगा बच्चों K1। रेट कांस्टेंट होगा K1। सो दिस इज द आंसर व्हेन concentration is extremely low or you can say 0। Done। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ दिए जाते हैं, तो आप आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे।